नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कई संस्थानों की ओर से जागृतिक अपंग दिन के अवसर पर अपंग व दृष्टिहीन समाज का किया गया सत्कार व उन्हें सम्मान पूर्वक दी गई कई वस्तुएं भेंट। श्रीधरपुरा थाना में एक नाबालिग किशोरी ने लगाया नाबालिग किशोर पर मोह भंग करने का आरोप। पुलिस ने किया आरोप दर्ज, मामले में कर रही है छानबीन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी भाषण में की तापी नदी पर डैम बनाने की घोषणा। कई सरकारी योजनाओं के बावजूद धारनी और परतवाड़ा में नहीं थम रहा बच्चों का कुपोषण, गर्भवती महिलाओं की स्थिति भी खराब। महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण को मुंबई हाई कोर्ट में मिली चुनौती, जल्द करेगा कोर्ट सुनवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में जाना जाता है। अमरावती शहर को अंबा देवी की पवित्र नगरी भी कहा जाता है और अमरावती शहर के आसपास कई ऐसे कुदरती मनाजिर सजे हुए हैं जिससे अमरावती की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अचलपुर, परतवाड़ा, धारणी व कई तालुके अपनी कुदरती खूबसूरती से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, लेकिन धारनी, परतवाड़ा अपनी दुर्दशा के लिए भी जाने जाते हैं। धारनी परतवाड़ा में ना ही शासन की ओर से जचका महिलाओं को बेहतर सुविधाएं हैं और ना ही नवजात शिशुओं का ख्याल रखने के लिए कोई योजना। वैसे तो कागजों पर सरकारी योजनाएं कई चल रही हैं। सरकार बड़े बड़े ऐलान भी करती है कि कुपोषण को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं। नवजात शिशुओं के लिए सरकार की ओर से उनके अच्छे खान पान के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी मेलघाट, धारनी पर कुपोषण का ऐसा दाग लगा हुआ है कि वह छूटने का नाम नहीं ले रहा। पिछले चुनावों में भी मेलघाट और धारनी के कुपोषण का मुद्दा उठा था, गाहे बगाहे उठता रहता है, लेकिन एक बार चुनाव हो जाए तो फिर सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। यही वजह है कि 2014 में जिस तरीके से कुपोषण का मुद्दा उठाया गया था, अब वह भी ठंडे बस्ते में है। 2019 की आहट के मद्देनजर एक बार फिर से उठेगा, लेकिन क्या धारनी शहर का कुपोषण दूर होगा? क्या गर्भवती महिलाओं की समस्याएं दूर होगी? ऐसे कई सवाल मुंह बाए खड़े हुए हैं। आखिर कौन ध्यान देगा? आखिर क्यों नहीं एक कदम धारनी के लिए बढ़ाया जा सकता? आखिर क्यों नहीं जिस तरीके से करोड़ों रुपया अलग अलग परियोजनाओं पर खर्च किया जा रहा है, उसका कुछ हिस्सा धारनी के लिए खर्च किया जाए, और अगर पैसा खर्च किया भी जाता है तो उसका लाभ उन लोगों को बहुत कम मिलता है जो कि उसके हकदार हैं। इन सब की तरफ शासन को और सरकारी बाबुओं को एक बार अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ताकि इसका फ़ायदा उन पिछड़े गरीब लोगों को मिले, उन भूखे लोगों को मिले जो भूख से कुपोषित हो रहे हैं, उन गर्भवती महिलाओं को मिले जिनके पास अपने होने वाले बच्चे को पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। इन सब की ओर ध्यान देना चाहिए, समाज को भी और सरकार को भी। धनगर समाज संघर्ष समिति ने फिर एक बार आरक्षण संदर्भ में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में धनगर समाज के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण देने की बात कही गई है। इस वचननामा में मेंढपाल आयोग, शेफर्ड कमीशन की स्थापना का भी आश्वासन दिया गया था। इसके उपरांत भी सरकार ने बार बार आरक्षण देने के आश्वासन दिए। मात्र टीस का अहवाल आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इस पर मराठा आरक्षण की बात कही जाए तो मराठा आरक्षण में सरकार ने तत्परता दिखाई है। 65 वर्षों से कांग्रेस आघाड़ी सरकार ने धनगर समाज को एसटी आरक्षण से वंचित रखा था, लेकिन अब तो सरकार सिर्फ धनगर समाज आरक्षण के संदर्भ में आश्वासन देकर धनगर समाज की फसवीगिरी कर रही है, जिसके चलते धनगर समाज ने महायुति के वचननामे की होली कर शासन का जाहिर निषेध व्यक्त किया। इस मौके पर संतोष महात्मे, डॉक्टर मेघश्याम करडे, जानराव कोकरे, शंकर भदे, रविंद्र गोटे, प्रकाश बोबड़े के साथ आधे धनगर समाज बंधु मौजूद थे। युती शासनानं महायुतीचा जो वचननामा होता त्यामध्ये धनगर समाजाला आम्ही सत्ता घेतात केंद्रात आणि राज्यात तुमचा रचा घोळ झालेला आहे तो विस्तारून धनगर समाजाला एसटीच्या आरक्षण लागू करू असं आश्वासन दिलं होतं। परंतु गेल्या 66 वर्षामध्ये सातत्यानं वेगवेगळ्या घटनेचा आवाज येणार आहे, अमुक येणार आहे, सातत्याने वेगवेगळी कारणं सांगितली गेली आणि आता हे अनिश्चित झालं। मराठी बांधवांना आरक्षण जाहीर झालं, त्यासोबतच धनगरांना सुद्धा आरक्षण लागू करू अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती। मात्र याबाबत कोणतंही पाऊल उचललं गेलं नाही। आंदोलन सातत्याने आंदोलन झाली त्यानुसार धनगर समाज एसटीच्या सवलती द्यायला पाहिजे होत्या, दिल्या गेल्या नाहीत। त्याचा निषेध म्हणून आज महाराज यशवंतराव होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांची जयंती कलेक्टर ऑफिसवर साजरी करून शासनाला एसटी आरक्षण जर दिलं नाही तर हा सख्खा समाज रस्त्यावर उतरून प्रखर आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा आज देण्यात येत आहे। आज कशा स्वरूपात आज सर शासनाचा जो वचननामा होता, जे आश्वासन होतं लेखी आश्वासन, त्याची होळी करून युती शासनाच्या वचननामाचं होळी आंदोलन या ठिकाणी जाहीर झालेलं आहे। त्यातला पहिला भाग म्हणजे असा की 2014 मध्ये सरकार जेव्हा त्यांना पहिली निवडणूक लढवायची होती, बारामती या ठिकाणी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आम्ही धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा हा निकालीन काढू अशा पद्धतीचं आश्वासित तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिलं होतं। परंतु त्याच्यावर पहिली कॅबिनेट सोडा पण त्याच्यानंतर कितीक वर्ष झाले तरीसुद्धा त्यांनी निर्णय घेतलेला नाही। त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आम्ही बरेच आंदोलनं केले, त्याच्या महाधिवेशनं घेतले, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी संबोधित केलं की येणाऱ्या काही काळातच आम्ही आरक्षण देऊ। परंतु आज सरकारची घरी जाण्याची वेळ आलेली आहे तरीसुद्धा त्यांनी आम्हाला आरक्षणाचा हा निर्णय केलेला नाही। परंतु सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हे की ज्या धनगर समाजाच्या भरोश्यावर हे सरकार स्थापन झालेलं आहे, सरकार स्थापन होत असताना त्यांचे अनेक मुद्दे आमचे होते की जसं मेंढपाळांचा आयोग स्थापन करणे हा सुद्धा एक त्याच्यातला प्रमुख आमची मागणी होती, आरक्षणाची मागणी होती। त्याचबरोबर आमचा मेंढीचा निर्यातीचा मुद्दा होता। आता हे जे निर्णय आहे हे त्यांच्या हातात अखत्यारीत असताना, कुठलीही कायदेशीर अडचण नसताना साधेही सुद्धा प्रश्न त्यांनी निकाली न काढले नाही आणि निकाली न काढल्याने आज आमच्या संपूर्ण धनगर समाजाचा असंतोष निर्माण झालेला आहे। धनगर समाजाची फसवेगिरी ह्या सरकारनं केलेली आहे। ह्या निषेधार्थ आजचं त्यांच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कबूल केलं होतं, त्या जाहीरनाम्याचं त्यांनी आज आम्ही होळी आंदोलन म्हणून या ठिकाणी पुकारलेलं आहे। आज ह्या आंदोलनावर जरी सुद्धा गव्हर्नमेंट जर दखल घेत नसेल तर यानंतरचं आमचं महाराष्ट्रभर ह्या सरकारवरती 420चे गुन्हे दाखल करण्यात यावे, फसवेगिरीचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशा पद्धतीचं आमचं यानंतरचं आंदोलन राहणार आहे। अचलपुर शहर की प्रसिद्ध दरगाह शहंशाह दुल्हा अब्दुर्रहमान गाजी का उर्स अपने पूरे शबाब पर चल रहा है। सूफी संतों का दरबार यह एकता व अमन और शांति का पैगाम देता है। इन बुजुर्गों के दर से अकीदतमंद अपनी मुरादें पाते हैं। अमन व शांति व एकता का संदेश देने वाले शहंशाह दुल्हा अब्दुर्रहमान गाजी अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स शरीफ में 1 दिसंबर की शाम 6 बजे कुल हिंद मुशायरे का आयोजन कौमी एकता के लिए व समाज सेवक एहतशाम नबील और उनके मित्रों द्वारा आयोजित किया गया। एक शाम आदर्श शिक्षक मरहूम इब्राहिम नबील के नाम से आयोजित इस मुशायरे में अचलपुर की प्रसिद्ध शख्सियत मरहूम इब्राहिम नबील की खिदमात समाज में एक आदर्श शिक्षक के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। इन्हीं की याद में एक बड़ा कौमी एकता व कुल हिंद मुशायरा आयोजित किया गया था। इसमें उर्दू के प्रसिद्ध शायर जमील साहिर मालेगांव की निजामत संचालन ने सभी सुनने वालों के लिए उर्दू शायरी में एक जान भरा माहौल पेश किया। मुशायरे की जान ही निजामत पर टिकी हुई रहती है और शायर जमील साहिर ने मुशायरे को और मज़ेदार बना दिया था। उन्होंने मुशायरे में निजामत के अलावा अपने कलाम कौमी एकता पर सुनाए जो सुनने वालों ने उनकी सराहना की।
इस मुशायरे में अमरावती शहर व आसपास के परिसर और दूसरे शहरों से कई प्रसिद्ध शायर व कवि उपस्थित थे, जिन्होंने अपने हसीन शेरी मजमूए से लोगों का दिल जीत लिया। अचलपुर की प्रसिद्ध दरगाह शरीफ में सालाना उर्स शरीफ शहनशाह दुल्हा अब्दुल रहमान गाजी अलैहिर्रहमा का उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने का आह्वान समाज सेवक एहतशाम नबील, मोहम्मद शब्बीर, कमर इकबाल, ट्रेलर अहमद खान, सुबहान खान उर्फ मुन्ना भाई, शब्बीर अहमद, जमील अहमद, अमीन रजा, डॉक्टर मोहिन रजा, आदिल शहरयार तथा मोहम्मद जावेद, शेख उर्फ राजू सेठ, अंजनगांव सुरजी आदि ने उस मुशायरे में शिरकत की। यह हिंदू मुस्लिम एकता हेतु रखा गया मुशायरा बहुत ही कामयाब सिद्ध हुआ। जनाब मरहूम इब्राहिम नबील साहब के नाम एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम जनाब हरदिल अजीज़ एहतशाम नबील साहब ने किया, जिसका कन्वीनर मोहम्मद इब्राहिम शजर मैं खुद रहा हूं। और ये मुशायरा जनाब शहीशाह दुल्हा शाह अब्दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे लिया गया और मुशायरा बेहतरीन अंदाज में चला। 6 बजे से मुशायरा शुरू हुआ और तकरीबन 10:30 बजे तक के मुशायरा चालू रहा और बेहतरीन अंदाज में मुशायरे की निजामत हुई और मुशायरा आखिरी इख्तिताम तक पहुंचा। ये मुशायरे का मकसद कौमी एकता था और ये मैंने अपने वालिद मरहूम इब्राहिम नबील साहब की याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद करवाया और अल्लाह ने इसको बहुत कामयाबी बख्शी। बेहतरीन तरीके से तमाम शायर ने अपने कलामात पेश किए और पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोऑपरेट की। और न्यू यूनाइटेड डेकोरेशन मोहम्मद जावेद साहब, इन्होंने भी इसमें हमारी बहुत मदद की है, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम दिए। आधार सिंह सोनोने साहब जो है थानेदार, उन्होंने मतलब हमको पौन घंटा टाइम एक्स्ट्रा देकर वो हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी की। ये उन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। और मैं तमाम शोरा और साथ ही साथ निजामत करने वाले मोहम्मद जमील साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बेहतरीन निजामत की और इस प्रोग्राम को, इस मुशायरे को कामयाब बनाया। जैन सत्याग्रह संगठन ने अकोला जिलाधिकारी के मार्फत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि विदर्भ को अलग राज्य का दर्जा देकर विदर्भ में बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों का निर्माण किया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि 1938 में विदर्भ राज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया था और 1953 में न्यायमूर्ति आयोग बना था, जिसने विदर्भ राज्य की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक विदर्भ को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि विदर्भ में बिजली, पानी, कपास, खेती बाड़ी, बागात की कमी नहीं है। विदर्भ में 4500 मेगावाट बिजली तैयार होती है और 2200 मेगावाट बिजली विदर्भ में उपयोग में लाई जाती है। फिर भी विदर्भ के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लोड शेडिंग पाई जाती है। 1953 में न्यायमूर्ति आयोग ने विदर्भ अलग राज्य की सिफारिश की थी और 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। नागपुर करारनामा की बुनियाद पर विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल किया गया और यकीन दिलाया गया था कि विदर्भ के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जो बड़े बड़े कॉलेजेस शिक्षाओं को लेकर कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई सुविधा नहीं। मैं चाहती हूँ कि अपने विदर्भ के अंदर ऐसे कॉलेज हो, ऐसे शिक्षाओं को लेकर ऐसी सुविधा हो कि यहाँ के बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई ना करें। जो अपने विदर्भ के बच्चे वे विदर्भ में पढ़ाई करें, विदर्भ में उनको जॉब लगे, विदर्भ में सब कुछ उनका विकास हो, ताकि वो अपने फैमिली से अलग ना हो और उनको विदर्भ में पढ़ाई करे, विदर्भ में डिग्री मिले और विदर्भ में वो रहे। और उसके अलावा जो सबसे पहली बात तो किन्नर समाज तो ऐसा है, सुनो मेरी बात, किन्नर समाज को तो देख के कोई भी थोड़ा सा वो होता है कि नहीं। एक स्त्री और पुरुष के अलावा जो किन्नर समाज तीसरा समाज है, उस समाज को तो मैं चाहती हूँ कि जनता, बहुत सी जनता ऐसी है कि हम लोगों को देखकर थोड़ी डरती है। मत डरो, हम भी तो आपकी तरह स्त्री और पुरुष की तरफ अलावा थर्ड जेंडर हम लोग भी आपकी तरह है। तो हम लोगों से आप भेदभाव ना कीजिए। और जो किन्नरों को जो फैसिलिटीज जो आई है, जैसा आमतौर पर विधवा औरतों को लेकर विधवा औरतों को कुछ फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे हमें भी कुछ फैसिलिटीज किन्नर लोगों की जो फैसिलिटीज वो हमें मिले। और दूसरी बात, जो विकलांग लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज है और अलग से एक डब्बा ट्रेन में दिया जाता है, उस तरह हमारे किन्नर लोगों के लिए भी एक अलग से डब्बा तैयार करें, अलग डब्बा दिया जाए।
और रही बात जनता की, तो मैं चाहती हूं कि पहले मेरी जनता का, विदर्भ की जनता का भला हो, उसके पीछे फिर मेरा भला हो। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से आम जनता की पहुंच बैंकों तक हो गई है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति बैंकों में अपना खाता खुलवा सकता है और बैंकों में अपनी पूंजी जमा भी कर सकता है, लेकिन बैंक सर्व सामान्य व्यक्ति के हो पाए हैं या नहीं, इसको लेकर अब भी संशय बरकरार है। एक तरफ तो बड़े बड़े बैंक पूंजीधारी व पूंजीपतियों के लिए अपनी तमाम सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। पूंजीपतियों के द्वार पर खुद ही बैंक पहुंच जाता है, लेकिन सर्व सामान्य व्यक्तियों को बैंकों से अपना छोटा सा छोटा काम कराने के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। धक्के खाने पड़ते हैं, बाबुओं की मिन्नत समाजत करनी पड़ती है, लेकिन सरकारी बाबू हैं। सरकारी बाबू तो आम नागरिक से बात करने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। उनके लिए आम नागरिकों की सूद कोई महत्व की बात नहीं है, चाहे फिर वृद्ध महिला हो, बुजुर्ग शख्स हो या फिर बीमार। उनके लिए हर कोई सिर्फ और सिर्फ उनका ग्राहक है और फिर वह जैसे चाहे उनसे बात करें, उन्हें रोक टोक करने वाला कौन है। यह जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, यह वलगांव की स्टेट बैंक शाखा की है। यहाँ पर लोग अपने कार्यों के लिए आए हुए हैं। इतनी गर्दी होने के बावजूद कर्मचारी लोगों के साथ सहकार्य नहीं कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए एक दो अदद कुर्सियों की व्यवस्था भी नहीं है और ना ही कोई सिस्टम यहाँ पर नजर आ रहा है। बैंक कर्मचारी लोगों से बात तक ठीक से नहीं करते और लोगों को एक छोटे से छोटे काम के लिए कई चक्कर काटने पर मजबूर कर देते हैं। बैंक कर्मचारियों को पूंजीपतियों की सेवाएं छोड़कर सर्व सामान्य जनता का भी ध्यान रखने की जरूरत है। स्टेट बँक आहे, हे भोंगळ कारभार ज्याला म्हणतो आपण, भोंगळ कारभार करणारं हे सगळ्यात मोठं ठिकाण आहे ते वलगावचं। याला आपण स्टेट बँक म्हणतो। या वलगावच्या स्टेट बँकेमध्ये लोकांना नाना प्रकारचा त्रास होत आहे। जे म्हातारे जे लोक आहेत ते खालतं बसले आहेत, त्यांना पण खूप त्रास होत आहे या बँकेमध्ये। हे बँकेमध्ये पूर्ण भोंगळ कारभार आहे। या बँकेतले जे कर्मचारी आहे ते तर लोकांसोबत उद्धटबाजी करत आहे आणि प्रत्येक लोकांसोबत उद्धटबाजी घालत आहे। कोणासोबत कोणी चांगलं बोललं त्याच्यासोबत धड बोलत नाही आणि असे रस्त्यावर ही बँक सोडली आहे, वाऱ्यावर या बँकेचा कारभार सुरू आहे आणि लोकांना इथे खूप त्रास होत आहे। मी पण या गावचा एक सामान्य नागरिक म्हणूनच या आपल्यासोबत समोर ही मांडणी करत आहे। अमरावती जिला का मेलघाट अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। तरह तरह के पशु पक्षी भी वहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपना दिल बहलाने के लिए वहाँ पर आते भी हैं, लेकिन वह अब भी सरकार की एक नज़र का मोहताज बना हुआ है। वहाँ पर विकास परियोजनाएं सिर्फ और सिर्फ सियासी जुमला बनकर रह गई हैं। लेकिन एमपी चुनावों के बीच महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा धारनी की तापी नदी पर मेगा रिचार्ज परियोजना के शीघ्र शुरू होने की घोषणा करने से मेलघाट में खलबली मच गई है। उन्होंने यह घोषणा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में आयोजित एक चुनावी प्रचार सभा में की। उनकी इस घोषणा से मध्य प्रदेश और मेलघाट के आदिवासियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। गौरतलब है कि तापी नदी पर अपनी तरह की एशिया की पहली परियोजना प्रस्तावित है, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से धारनी की तापी नदी के लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनावी बयान से हलचल तेज हो गई है। कई इलाकों में भूजल स्तर हर साल नीचे जा रहा है। इससे आने वाले 10 वर्षों में महाराष्ट्र के जलगांव और धुले जिले में भी खतरा पैदा होने की आशंका है। यही वजह है कि दोनों राज्य की सरकारें चिंतित है। इसके कारण ही इस तरह के प्रोजेक्टों का अमल में लाना जरूरी हो गया है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में।
बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन। खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। तीन दिसंबर 2018 को अमरावती शहर के रेलवे स्टेशन ब्रिज जयस्तंभ चौक के पास एक दुखद घटना हुई, जिसमें 17 वर्षीय किशोर की आपघात होने के बाद घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन ब्रिज के ऊपर 17 वर्षीय यश मोहुल धर्मशी अपने दोस्त के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी फ्लाईओवर पर स्लिप मार गई और स्लिप मारने के बाद यश मोहुल धर्मशी डिवाइडर के ऊपर जा गिरा। डिवाइडर के ऊपर जा गिरने से उसके सर में गंभीर चोट आई और उसका साथी पंकज तिवाड़े जख्मी हो गया। पंकज तिवाड़े इस वक्त डॉक्टर सौते के हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका उपचार शुरू है, लेकिन भाग्य ने यश मोहुल धर्मशी का साथ नहीं दिया और वह घटनास्थल पर ही मृत हो गए। वहां पर मौजूद लोगों ने घायलों को उठाकर तुरंत अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय लेकर पहुंचे। उसके बाद वहां पर परिवार वालों ने पहुंचकर रेडिएंट हॉस्पिटल और गैलेक्सी हॉस्पिटल में भी यश मोहुल चौकसी को उपचार के लिए भर्ती करवाया, लेकिन दोनों ही जगह से उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद लगभग 5 बजे अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय में परिवार वाले उन्हें लेकर के पहुंचे। तब जाकर सिटी कोतवाली पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। सिटी कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा कर अपनी कार्रवाई पूरी की। मृतक युवक मनी भाई गुजराती स्कूल का पढ़ने वाला है और मिली जानकारी के अनुसार उस वक्त वह बाइक से स्कूल के लिए ही जा रहा था। महानगर पालिका में विगत 2 सालों से साफ सफाई ठेके को लगा ग्रहण छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि और भी गहरा होता जा रहा है। त्रिसदस्यीय जांच समिति गठन पश्चात कुछ साफ सफाई निविदा स्थगित की गई और कुछ साफ सफाई ठेके अभी विवादों में हैं। ऐसे में प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट के ठेकेदार, बेरोजगार नागरिक, श्रमिक सरकारी संस्था ने मनपा के खिलाफ नागपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मनपा को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति PN देशमुख व सपना जोशी की बेंच ने मनपा आयुक्तों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निश्चित की है। याचिकाकर्ता ने मनपा प्रशासन पर आरोप लगाया है कि
नियम बाह्य तरीके से प्रभाग 13 के सफाई ठेके को अपात्र ठेकेदार को दिया है। इतना ही नहीं तो अन्य प्रभागों के ठेके देने में भी गड़बड़ियां हुई है। 5 प्रभागों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसमें लोएस्ट एक को वंचित रखने का आरोप ठेकेदार ने किया है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने मनपा आयुक्त को नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र विभागीय शाखा अमरावती के बैनर तले 3 दिसंबर 2018 के रोज जागतिक अपंग दिन के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्य के कार्यकारिणी महासचिव वसंत हेगड़े, कृष्णा अर्पण सेवा समिति के घनश्याम दास कासट, पंडित श्रीकांत सोनी, राज्य कार्यकारिणी सचिव सुरेश मुंडा, पूर्व प्राचार्य आहे, इसी तरह पूर्व प्राचार्य सुधाकर पोकड़े, माजी प्राचार्य रामराव अमृतसर, माजी प्राचार्य रामराव पोकड़े और राउत, माजी प्राचार्य बहे, इसी तरह संघ के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य प्रमुखता से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में सभी लाभार्थियों को सम्मानपूर्वक कई वस्तुएं भेंट के तौर पर भी दी गई। दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष व कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। राजेश चौधरी ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दृष्टिहीन व अपंग समाज के लोगों को साहित्य से जुड़ी वस्तुएं बांटी गई। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में अन्य व आवश्यक चीजें भी दृष्टिहीन समाज के लोगों को बांटी गई व उनके स्वयं रोजगार के लिए एक्यूप्रेशर मसाज मशीन भी संगठना की ओर से वितरित की गई। एक भोपाल गॅस कांड 1984 मध्ये झालं होतं आणि तिथं प्रचंड मानवी हानी झाली, वित्त हानी झाली आणि संपूर्ण भोपाळ शहरामध्ये जो एक विषारी गॅसचा प्रादुर्भाव झाला, त्याच्यामुळे पाण्यापासून तर हवेपर्यंत सर्वत्र प्रदूषण पसरलं आणि असले प्रकार वारंवार होता कामा नये आणि त्याची आपल्याला आठवण राहावी म्हणून आपण हा दिवस साजरा करतो। परंतु जगामध्ये जागतिक अपंग दिन साजरा करण्यामागे दुसऱ्या विश्व महायुद्धामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये जनहानी झाली होती आणि ते पण लक्षात घेऊन UNO ने हा दिवस जागतिक अपंग दिन म्हणून साजरा करायचं ठरवलेला आहे। लंबी आंदोलनकारी लड़ाई और कई जानों की आहुति के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज की मांगों को मानते हुए मराठा समाज को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। कुछ दिनों पहले ही विधान भवन में यह आरक्षण का विधेयक पास हुआ था। इसके बाद यह चर्चा भी जोरों पर थी कि आखिर सरकार द्वारा दिया गया यह आरक्षण उच्च न्यायालय की कड़ी अग्नि परीक्षा पार कर पाएगा या नहीं। इस बीच विधेयक को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई है, जिसके तहत एडवोकेट जयश्री पाटिल ने इस आरक्षण के खिलाफ 3 दिसंबर को मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी। बता दें कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों व शिक्षा संस्थाओं में मराठा समाज को प्रवेश हेतु 16% आरक्षण देने की घोषणा करते हुए इस संदर्भ में विधान मंडल के दोनों सदनों में एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित करवाया था, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर पश्चात राज्य में मराठा आरक्षण अधिनियम लागू हो गया है। किंतु यह व्यवस्था अदालत में टिक पाएगी या नहीं, इसे लेकर समूचे राज्य में चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। इस बीच मराठा आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय की वकील जयश्री पाटिल ने
मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है, जिस पर जल्द ही सुनवाई भी होनी है। अरिहंत निवासी अपंग छात्रावास एवं शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र अपंग निराधार निवासी सेवा दल सदन की तरफ से जागृति अपंग दिन के अवसर पर गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार व सम्मान कार्यक्रम अमरावती शहर के बांबू गार्डन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उर्मिला बोरुंदिया, हीरावंती लोडाया, सुदर्शन गंगा, चंद्रकांत पोपट, हुकुमचंद जैन, अशोक मुंडा के साथ अन्य प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रवीण बंसोड़ व उर्मिला जैन ने परिश्रम लिया था। इस कार्यक्रम में सिर्फ अपंग गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार ही नहीं किया गया, बल्कि कई लोगों को स्वयं रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए। कई लोगों को ई रिक्शा व कई अपंग बंधुओं को मोटरसाइकिल भी आवंटित की गई। इस कार्यक्रम में और भी कई समाज सेवी उपक्रम चलाए गए। इस कार्यक्रम में अमरावती शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपना सहयोग भी दिया। धर्म जन कल्याण बौद्धिक संस्था आहे, अमरावती द्वारा संचालित अरिहंत निवासी अपंग छात्रावास एवं निराधार निवासी सेवा सदन गेल्या 3 वर्षापासून आपण यांच्या सेवाभावी संस्थेचे कार्य करत आहोत। ज्यांना काही मदत वगैरे लागली तर आम्ही आपल्या संस्थेमार्फत करतो। आपल्या संस्थेमध्ये प्रशिक्षण, शिवणकाम आपल्या संस्थेमधून त्यांना फ्रीमध्ये दिल्या जाते आणि राहण्याची, जेवणाची, खाण्याची मोफत सोय केली जाते। आणि आपल्या इथेमध्ये जे काही मुलं शिकतात त्यांना दवाखान्याचा खर्च, येण्या जाण्याचा खर्च सगळं आपल्या संस्थेमार्फत केला जातो। आजचा काय कार्यक्रम? आजचा जागतिक अपंग दिनानिमित्त आपण यांना कार्यक्रम ठेवण्यात आला, जे गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार 15 मुलांचा आणि जे काही मुलं गरीब आहे त्यांना आपण कपडे वाटपाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। या संस्थेला ग्रँट मिळते का? नाही, आपल्या संस्थेला ग्रँट नाही आहे। मग याचा खर्च कसा होतो? खर्च आपल्याला जे काही लोक देतात त्यांच्या मार्फत आपण चालू ठेवतो। अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा थाना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक नाबालिग युवक द्वारा एक नाबालिग युवती का मोहभंग करने की शिकायत फ्रेजरपुरा थाना में 3 दिसंबर को लिखवाई गई। किशोरी द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक मामला कुछ इस तरह का है कि 23/11/2018 को नाबालिग युवक ने जबरदस्ती किशोरी के हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसके मोबाइल से उसका नंबर लेकर उसे व्हाट्सएप द्वारा मैसेज करने लगा। वह कॉल करके किशोरी को धमकाने लगा कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करोगी या फिर मेरे साथ दोस्ताना ताल्लुक नहीं रखोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके की धमकियाँ नाबालिग युवक किशोरी को देने लगा, जिसके बाद किशोरी ने तंग आकर फ्रेजरपुरा पुलिस थाना में 15 वर्षीय नाबालिग युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 354 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। युवती का आरोप है कि वह उत्खेड़ से गाड़गेनगर थाना अंतर्गत मोतीनगर में MSCIT कोर्स करने के लिए आती थी, तभी आरोपी युवक ने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया। फ्रेजरपुरा पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज कर लिया है। अमरावती शहर में वलगांव रोड अमरावती शहर को वलगांव से और अचलपुर से जोड़ने वाला रोड कहलाता है, लेकिन इसके उलट वलगांव रोड की एक नई पहचान बनते जा रही है। वलगांव रोड अब हादसों का रोड कहलाया जाने लगा है। कुछ दिन बीतते नहीं हैं कि वलगांव रोड पर कोई ना कोई हादसा सामने आ ही जाता है। आखिर क्या वजह है कि वलगांव रोड पर हादसों को काबू में नहीं किया जा सकता? आखिर क्या वजह है कि वलगांव रोड पर हादसों की तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है? और फिर कई लोग इसमें अपनी जानें भी गंवा चुके हैं, कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, कई जिंदगियां दांव पर लग चुकी है। इसके बावजूद वलगांव रोड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक तो सड़क अपने गड्ढों से बेहाल है, दूसरा रही सही कसर वलगांव रोड स्थित कई सेलिब्रेशंस हॉल निकाल दे रहे हैं। वलगांव रोड के मंगल कार्यालयों में जब भी कोई शादी ब्याह का समारोह होता है तो वहाँ के मंगल कार्यालयों में अपनी कोई पार्किंग व्यवस्था ना होने की वजह से लोग सड़कों के किनारे पार्किंग कर देते हैं।
और यह पार्किंग देखते देखते इतना विशालकाय रूप ले लेती है कि आधे से ज़्यादा रोड इसमें ढक जाता है। वलगांव रोड से बड़े वाहन भी चलते हैं और यही वजह है कि जब कोई बड़ा वाहन उन कार्यक्रमधारी सभागृहों के सामने से गुजरते हैं तो आने जाने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोड अवैध पार्किंग से वैसे ही ढके हुए होते हैं और फिर बड़े वाहन का गुजरना, ऐसी स्थिति में कई हादसे सामने आ जाते हैं और पिछले कुछ दिनों के हादसे में यही वजह देखी गई है। जमजम हॉल, रॉयल हॉल, वहीद खान फंक्शन हॉल, मुगल हॉल, यह सारे के सारे ऐसे कई लगभग 20 से 30 फंक्शंस हॉल वलगांव रोड पर हैं और सभी की अपनी कोई पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से लोगों को हादसों का शिकार भी होना पड़ रहा है। इन फंक्शंस हॉल के मालिकों को समझना चाहिए कि उनके फंक्शन हॉल में जब कोई परिवार अपनी खुशियां मना रहा होता है, उसी वक्त उनके अवैध गतिविधियों की वजह से कुछ घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कुछ घरों में मातम छा जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए आने वाले दिनों में फंक्शंस हॉल को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और प्रशासन को भी। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।